वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य योग्यता परीक्षा के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो अभी 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, जिसमें सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मंजूरी दे दी गई है। और अब इससे जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं, जैसे कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, आईबीपीएस जो बैंक की भर्ती करता है, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और वित्त मंत्रालय की भर्ती के पहले चरण के एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। और इससे युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरी के लिए अन्य फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत देश के 117 जिलों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे और ये एग्जामिनेशन सेंटर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ही होंगे। तीसरा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत साल में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे, जिसका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा और कोई भी कैंडिडेट कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है और हाईएस्ट मार्क्स वाले स्कोर कार्ड को ही मान्यता दी जाएगी। चौथा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि ग्रेजुएट से रिलेटेड नौकरी के लिए ग्रेजुएट लेवल, 12th पास के लिए नौकरियों के लिए 12th लेवल और 10th पास के वालों के लिए 10th लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लिए जाएंगे। पांचवा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को 12 लैंग्वेजेस में लिया जाएगा। छठा, केंद्र सरकार ने इस एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो अगले 3 साल में खर्च किया जाएगा। तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2020 में कितने सैलरीड लोगों की नौकरी चली गई है? तो इसका सही आंसर है सी, 50 लाख। तो अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में 50 लाख सैलरी पाने वाले लोगों की नौकरी चली गई है और ये सब कुछ कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है उसके कारण हो रहा है। ये एक न्यूज़ क्लिपिंग है और इसी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने से जुलाई महीने तक लगभग 1 करोड़ 80 लाख सैलरी पाने वाले लोगों की नौकरी चली गई है। इसमें सब कुछ को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का पियून हो या कोई भी बड़ी पोस्ट पर हो, और ये सब कुछ कोरोना महामारी के कारण हो रहा है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, मंडुहिया। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुहिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखने की मंजूरी दे दी गई है और इससे पहले भी 2017 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया था और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन रख दिया गया था। और उत्तर प्रदेश में ही भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है गोरखपुर रेलवे स्टेशन और इसकी लंबाई है
1366 मीटर। लेकिन अब इससे भी बड़ा रेलवे स्टेशन कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के एमडी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है डी प्रशांत जोशी। तो अभी डीबीएस बैंक इंडिया ने प्रशांत जोशी को अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में नियुक्त किया है। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि ए प्रशांत कुमार, इनको अभी इसी साल यस बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया था। बी शशिधर जगदीशन, इनको एचडीएफसी बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया है। तो आप इन सब के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बैंक में बात डीबीएस बैंक इंडिया की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर भी सिंगापुर में ही है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने अपनी तरह की पहली पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी व्यक्ति को भी गिफ्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसे खरीद लिया है तो वो व्यक्ति इसको किसी को भी गिफ्ट दे सकता है, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो या ना हो। और ये सगुन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और क्वेश्चन में बात एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की हो रही है, तो इसके अभी नए एमडी सीईओ बनाए गए थे, जिनका नाम था प्रकाश चंद्र खंडेल पाल। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बिल्कुल ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने व्हाट्सएप के माध्यम से स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए टाटा कैपिटल ने। तो अभी टाटा ग्रुप की वित्त सेवा शाखा टाटा कैपिटल ने 19 अगस्त को व्हाट्सएप पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक अपनी नई सुविधा को शुरू किया है। और इस नई सुविधा के तहत कंपनी अपने मौजूदा ग्राहकों को व्हाट्सएप पर टाटा कैपिटल के चैटबॉट TIA का उपयोग करके पर्सनल लोन को अप्लाई करने और उसे रिसीव करने की अनुमति देती है। TIA चैटबॉट को व्हाट्सएप पर अभी सेवा मंच के रूप में लॉन्च किया गया था, ताकि ग्राहकों के अनुरोध को सुगम बनाया जा सके और इससे EMI की भी जानकारी मिल सके ग्राहकों को। अब क्वेश्चन में बात टाटा कैपिटल की हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं राजीव संबरवाल। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिमय नीति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामानों के ज़ीरो आयात को प्राप्त करने के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में
40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना है और इसी में 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार को भी उत्पन्न करना है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 के बाद भारत की पहली क्लिनिक को स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, चेन्नई में। तो अभी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अपनी तरह का पहला क्लिनिक खोला जा रहा है, जहां पर कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों के फॉलोअप की व्यवस्था की गई है। इस क्लिनिक को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय कुमार द्वारा 19 अगस्त को चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में लॉन्च किया गया है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और अब अन्य किसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी, 20 अगस्त को। तो अभी हम हर साल भारत में 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2004 में रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और साथ ही लोगों को इसके लिए जागरूक भी करना था। और 20 अगस्त को ही हम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जन्मतिथि के रूप में सद्भाव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए, इंदौर ने। तो अभी केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की है और इसी में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में शीर्ष स्थान पर हासिल प्राप्त किया है। और इसी श्रेणी में दूसरे स्थान पर है गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र का नवी मुंबई। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इसका PDF लेना चाहता है तो आप इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।